नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे PYQ के बारे में, है ना। टॉपर्स ने कहा है कि PYQ बाइबल है, भगवान है, एक तरीके से हमारा गॉड का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है जिसके द्वारा हम अपने जो भी एग्ज़ाम आने वाला है या जो एग्ज़ाम में हम सोच रहे हैं कि क्वालिफाई करें, तो उसमें PYQ की अहम भूमिका होती है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि PYQ को कैसे पढ़ा जाए। PYQ सिर्फ पढ़ने नहीं है, किसी सिर्फ पढ़ लिया कि हाँ इस क्वेश्चन पेपर में ये PYQ पूछा, ये सवाल पूछा गया था। आपको ये सोचना है कि यही सवाल क्यों पूछा, क्या ये सवाल आपके सिलेबस के अंदर आता है। अगर हाँ सिलेबस के अंदर आता है तो पूछा गया, ठीक है। दूसरी बात, तो यही क्यों पूछा, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो सिर्फ यही सवाल क्यों पूछा, इस सवाल को ऐसे ही क्यों पूछा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अपन, है ना, कि भाई आप मान लो कि आपके सिलेबस में राजस्थान की जो कल्चर है या फिर हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर टॉपिक लगा हुआ है एक। सबने देखा होगा कि मुगलों के साथ संबंध, हमारे जो राजा महाराजा थे उनके मुगलों के साथ कैसे संबंध थे। जैसे मान सिंह थे आमेर के राजा, उनके मुगलों के साथ संबंध कैसे थे। तो मुगलों के साथ जो संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग ये पूछा जाता है कि मान सिंह को कितनी मनसबदारी प्राप्त थी, या मान सिंह किसके शासनकाल में रहे, और मान सिंह को सबसे ज़्यादा कि भाई कहाँ कहाँ पर भेजा गया था। जैसे कि भाई अकबर थे तो अकबर ने भी भेजा था 1876 के अंदर, जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर 1576 में जो हल्दी, तो मान सिंह के बारे में ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। उसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि मान सिंह को किसका सेनापति बनाया था, या फिर अकबर का सेनापति पहला कौन था, और मान सिंह कब गया था। तो ऐसे करके सवाल उसी की बाल की खाल निकाली जाती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि जितने भी PYQ है वो PYQ के अंदर आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि वो पैटर्न क्या हो सकता है, कि कितना डीप पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन की कितनी तह तक जा सकता है एग्जामिनर, उसके सोचने का तरीका क्या है, भाषा को कैसे घुमाया गया है। जैसे भाषा भी कई बार घुमा दी जाती है कि निम्न में से कौन सा सेनापति अकबर का सेनापति नहीं रहा, या कौन सबसे पहले सेनापति रहे, या फिर 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें एकमात्र हिंदू सेनापति कौन थे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, और इन सब चीज़ों से ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने प्रकार से घुमाया जा सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। आप मान लीजिए 56 के मैदान का एक एग्जाम्पल है कि 56 का मैदान किस जिले में है, 56 का मैदान किन जिलों में विस्तृत है ना। अब देखो सवाल वही है कि 56 का मैदान निम्न में से किन जिलों में विस्तृत है, सिर्फ भाषा चेंज हुई है। दूसरा क्वेश्चन 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार पूछ लिया। और आगे देखो 56 की पहाड़ी अवस्थित है, तो 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ी अलग है, लेकिन सिमिलर चीजें हैं ना। तो सिमिलर चीजों को ज्यादा पूछा जाता है कि बच्चा वहां पे प्रेशर में आके कंफ्यूज हो जाए, है ना। ये चीज का ध्यान रखना है। अगला पूछ लिया बागड़ का है, वागड़ का है, बांगड़ का है, ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन से उसको बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। 56 का मैदान में किस नदी के बेसिन में स्थित है, 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। सब रिलेटेड किससे है, 56 के मैदान से। पढ़ना क्या है, 56 का मैदान पढ़ना है। तो 56 के मैदान के ही क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ना, अब वो देखोगे आप 2018 में उद्योग प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कृषि अधिकारी और लैब असिस्टेंट JNK में, और 3rd ग्रेड टीचर में, पटवार में, और जूनियर अकाउंटेंट में, महिला पर्यवेक्षक में, मतलब कम से कम ये 10 से 15 के बीच में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन को 15 एग्जाम में पूछा है उस एग्जामिनर ने। आप ये सोचो कि भाई कितना रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आगे भी संभावना ही है कि इतनी ही रिपीट होने की हो। ये दे दे कि एक ग्रुप बना के पूछ सकता है कि 56 का मैदान इन इन जिलों में स्थित है, या निम्न में से 3 का ग्रुप दे देगा कि इन 3 जिलों में है कि नहीं है, एक में छांटिए। तो ऐसे आपको पढ़ना है, पता लगाना है कि पढ़ना कैसे। आजकल एक फेवरेट पैटर्न क्रम का, RSSB बोर्ड का हो चाहे RPSC का एग्जाम हो, सबका फेवरेट बना हुआ है। RPSC का तो फेवरेट है क्रम में ऊंचाई, चोटियों की ऊंचाई। अगर आपको पढ़ना है कि भाई ये कह दे कि आप भौतिक प्रदेश पढ़ लीजिए ज्योग्राफी के अंदर, तो भौतिक प्रदेश में आप क्या पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश में आपको मोटा मोटा तो देख रहा ही है बेसिक कि भाई 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, चोटियों पे ध्यान देना है। क्योंकि चोटियों का क्या पूछते हैं, क्रम पूछते हैं सबसे ज्यादा। चोटियां भी ऐसी नहीं जो फेमस है, चोटियां ऐसी जो छोटी हाइट की हैं, ज्यादा जिनकी हाइट में सिमिलरिटी है।
जैसे कि कमलनाथ की पहाड़ी है, या फिर आप मान लो अचलगढ़ की है, अचलगढ़ की जो पर्वत है वो, उसकी गुरु शिखर का तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है, तो उसकी सब याद कर लेते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि नाग पहाड़ है ना, गोरमजी है, इन सब की कई बार लगवा लेते हैं क्रम में, क्योंकि ये छोटी चोटियाँ हैं, छोटी पर्वतमालाएं हैं, तो इन छोटी पर्वतों को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। सिमिलरिटी है, सेम चीज़ें हैं इनमें। डोरा पर्वत का पूछ लिया, सायरा पर्वत का पूछ लिया, इन सब चीज़ों के इसीलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत करे और छटनी से बाहर हो। तो आपको यही चीज़ें पकड़ना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी चीज़ें हैं, इन्हीं को पकड़ना है, बार बार इन्हीं को आपको रिवाइज करना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं और उनकी अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। अपने को पता है कि चोटियाँ कैसे याद करनी है। चोटियों के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो भौतिक प्रदेश है उसमें चोटियाँ जरूर पूछी जाती है, जैसे अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा पूछ ली। उसके अलावा बाबाई, बैराठ, नाग पहाड़ और इनमें पूछ लिया। आप देखेंगे कि पूरा मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक क्वेश्चन चोटियों का ना पूछा जाए। ज्योग्राफी के अंदर, भौतिक प्रदेश के अंदर, है ना। और भौतिक प्रदेश में जो चोटियाँ पूछी जा रही है वो इतनी पास की पूछी जा रही है, तो डायरेक्ट ऊंचाई पूछ लेते हैं। ऊंचाई नहीं पूछते तो ये पूछ लेते हैं बैराठ, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर में सेन का क्रम में जमाओ, या तो बढ़ते क्रम में जमाओ, ज्यादा से कम की तरफ जमाओ, आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। बिलाली, अब ये पूछ लेते हैं बिलाली का है, अभी कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आप ये बताओ चांदखेड़ी पर्वत कहाँ पे है ना, और दूसरा पर्वत कहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। वर्गीकरण को विशेष तौर पे पढ़ें और एक मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और आजकल कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व क्या हैं, तो ये तत्व के बारे में पूछ लेते हैं, या अधिक ठंड पड़ने का कारण, पश्चिमी विक्षोभ का कारण। तो आपको क्या मेन चीज़ ये पूछने का क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको कोपेन का वर्गीकरण रटना नहीं है, उसके अलावा एक बार थोड़ी सी मोटी मोटी आपको भौतिक या जलवायु उसके बारे में, जलवायु के बारे में पता होनी चाहिए कि राजस्थान में कैसी जलवायु पाई जाती है, कहाँ से कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है ना। और ज़्यादा डीप में अगर पूछ लेते हैं तो समदाब की भी पूछ लेते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किन किन जिलों में से समवर्षा रेखा गुजर रही है। 40 सेमी वर्षा रेखा गुजर रही है, 30 सेमी वर्षा रेखा गुजर रही है, 50 सेमी वर्षा रेखा गुजर रही है। क्यों पूछते हैं, क्योंकि लगभग जो 40-50 सेमी वर्षा रेखा है वो लगभग 2 बराबर भागों में राजस्थान को बांटती है। तो उसका कारण भी पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू क्यों पूछा जा रहा है। पीवाईक्यू पूछे जाने के पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए पूछा जा रहा है, या तो कोई भौगोलिक स्थिति के कारण वो इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए पूछी जा रही है, या फिर वो करंट में कहीं ना कहीं मुद्दा रहा होगा। ज्योग्राफी की चीजें हमेशा जब भी पढ़ो तो उसको करंट से रिलेट करके पढ़ो। जैसे नस्ल है ना, पशुधन है, तो पशुधन के अंदर या तो आप नस्ल पढ़ोगे कि हाँ भेड़ की ये नस्लें हैं, बकरी की ये नस्लें हैं, ऊंट की ये नस्लें हैं। दूसरी चीज आप पशु की रिपोर्ट पढ़ोगे, जो उनकी जनगणना, पशु की जो गणना हुई है, पशु गणना, उसको पढ़ोगे। पशु गणना 2019 में हुई, इसके बाद हुई नहीं है, तो जो 2019 वाली रिपोर्ट है उसको भी आप पढ़ो, क्योंकि कई बार उसको करंट से रिलेट करके या फिर इकोनॉमी के टॉपिक में अगर पशु दे रखा है, लाइव स्टॉक दे रखा है, तो वहां से वो क्वेश्चन वहां से पुटअप होगा, ना कि वो वहां से नस्ल पूछेगा। ठीक है, ज्योग्राफी में है तो नस्ल पूछेगा, इकोनॉमी में है तो वो वहां से उस रिपोर्ट को पूछेगा, है ना। ऐसे ही वन को है, वन के बारे में ज्योग्राफी में वन है कि मिश्रित वन पाए जाते हैं, पतझड़ी वन पाए जाते हैं, या फिर सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो वो अगर ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछेगा तो ज्योग्राफी से पढ़ लो, और उसको इकोनॉमी से रिलेट करेगा तो फिर आरक्षित वन का कितना % है, जो वन रिपोर्ट है हमारी 2023-24 की, वो उसके अकॉर्डिंग किस में सबसे ज़्यादा वन है, किस में % में सबसे ज़्यादा वन है, तो वो रिपोर्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे पीवाईक्यू के बारे में ही बता दिया मैंने, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, आंध्र AW कहाँ पाई जाती है, CWG कहाँ पाई जाती है, BSW कहाँ पाई जाती है, BSHW है ना, या BWHW जलवायु कहाँ पाई जाती है। खूब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, धमाधम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मिट्टी में 4-5 प्रकार की मिट्टी है, 1-2 जगह पे है अलग, जैसे सिरोजम है वो अलग कहीं जगह पाई जाती है, स्पेसिफाई जगह पाई जाती है, तो स्पेसिफाई को याद करें। तो मेरे हिसाब से इसलिए, जैसे कि अब मैं आपको एक मोटा बता दूं कि भाई आपके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि जैसे ये मान लो कि निम्न में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, तो औसत वर्षा आपको पता है झालावाड़ और बांसवाड़ा प्राप्त करता है। अब अगली बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो ये 2021 में पूछा गया है, कोई चिकित्सा अधिकारी की एग्जाम थी उसमें, तो अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों का नाम बताइए। पहला ही क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन बदल दिए जाएंगे, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है
वो कहाँ से, जैसे उसकी मात्रा बताइए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। या फिर ये पूछ लेगा थर्ड क्वेश्चन घुमा के कि जिसमें सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है, जिस जिले में सबसे ज़्यादा औसत अधिक वर्षा होती है उस जिले का नाम बताइए। चौथा, जो राज्य का सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला है उसका नाम बताइए। ये सब एक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से ही। सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहेगी, तो आर्द्र जिला भी वही हुआ, है ना। सबसे ज़्यादा औसत वर्षा वाला जिला है, एक है या दो है, जैसे बांसवाड़ा और झालावाड़ पड़ा, पहले झालावाड़ है फिर बांसवाड़ा है, तो झालावाड़ होगा, झालावाड़ ऑप्शन में नहीं है तो बांसवाड़ा होगा, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, अब स्थान और जिले का ध्यान रखना है। स्थान में माउंट आबू में होती है, जिले में झालावाड़ में होती है, ठीक है। ये सब चीजें ऐसे याद करनी होती है। अब एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन इसने बनाए और रियल में पूछे हैं 5 क्वेश्चन। मैं बता सकती हूँ आपको कि इसमें देखो ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे पढ़ते हैं PYQ को। अब PYQ पढ़ने के साथ साथ क्या और पढ़ना है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, मैं फोटो लगा दूंगी कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के नीचे क्या है, उसके जो भी 4 ऑप्शन है। अब नीचे व्याख्या दे रखी है, इस व्याख्या को अच्छे से पढ़े, हर प्रश्न की व्याख्या अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि प्रश्न की व्याख्या पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा उस चीज के बारे में, या उन 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शनों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो भी प्रश्न है उस प्रश्न के चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। PYQ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उत्तर की यार निकल गए। उत्तर के अलावा 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन क्यों दिए, जैसे कि मान लो बूंदी, बारा, जैसलमेर, राजसमंद है, तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, ये प्रश्न है। तो भाई जैसलमेर में संभावित है, तो बूंदी, बारा और राजसमंद क्यों दिया, बूंदी, बारा और राजसमंद में क्या विशेष मतलब खास बात है जो इसके साथ कनेक्ट किया है ना, ये चीज याद रखनी है आपको। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, हमें पता है जैसलमेर है, लेकिन जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर भी तो काफी शुष्क रहते हैं। साथ देने का क्या मतलब है, बच्चा कंफ्यूज हो, है ना। ये चीजें अपने को देखनी है कि ये साथ में दिए हुए ऑप्शनों का क्या महत्व है ना। ये इन चीजों को देख के पढ़ोगे आप तो आपके लिए चीजें पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगी, मुझे लगता है। अब जैसे कि कोपेन का ही वर्गीकरण है, आपसे पूछ लिया कि जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू में कौन सा मतलब जलवायु प्रदेश, कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं कोपेन के अनुसार, तो हमें पता चल गया कि BSHW में आते हैं। फिर हम क्या याद कर लेंगे, BWHW में क्या आता है, कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिले को लिख लो एक बार। फिर BKKW है, कोई नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। फिर उसके बाद अलग से पूछ ले कि AW भी दे रखा है, तो AW के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, CWG दे रखा है तो CWG के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो इन ऑप्शनों को भी, सारे ऑप्शनों को एक बार रिवाइज करोगे तो रिवीजन भी बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कंक्लूड कर पाएंगे और अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो खाली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप PYQ के हिसाब से समझ गए होंगे कि PYQ किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, PYQ को क्यों भगवान कहा जाता है। क्योंकि एक PYQ के अंदर, एक पुराना पेपर है उसके अंदर एक प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न छिपे हैं, अगले 5 प्रश्न उसमें बन सकते हैं और उन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न अगली बार एग्जामिनर पूछेगा। जहां तक संभावना है 70-80% PYQ कहीं ना कहीं से मतलब आपस में ये 4 ऑप्शनों के माध्यम से या 5 प्रश्नों जो बन रहे हैं एक प्रश्न से, उनमें से 70% आराम से आपके अगले पेपर में रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, आराम से। चाहे उनकी भाषा चेंज करे, लैंग्वेज चेंज करे, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा 70-80%, और आपको तो 40% ही तो चाहिए, 40% तो आराम से हो जाए भाई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, बढ़िया से पढ़ो, PYQ दबा दबा के पढ़ो, कोई टेंशन ना है, मस्त। फिर भी कोई समस्या हो तो मैंने बताओ, फिर आप दूसरी वीडियो बनाकर को भी निवारण करांगा, ठीक है जी। धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो। ओके।